आज की अपन ऑनलाइन प्लेटफार्म डिजिटल क्लास में बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन की 2 वीडियो के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो कौन कौन सी वीडियो के बारे में चर्चा कर चुके हैं उनके बाद बता देता हूं आपको। एक तो अपन बात कर चुके हैं द्वितीय विखंडन की। द्वितीय विखंडन ये जो विधि थी, विखंडन विधि का भाग है। विखंडन के 2 भाग थे, एक द्वितीय विखंडन और दूसरी बहुविखंडन। द्वितीय विखंडन और बहुविखंडन दोनों के उदाहरण अपन ने अमीबा के बारे में पढ़ा था। द्वितीय विखंडन में पढ़ा था कि ये अमीबा के अंदर अनुकूल स्थितियों के दौरान यानी तापमान पर्याप्त मात्रा में हो, नमी हो, पोषण मिलता हो, और बहुविखंडन किसमें प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान होता है। दूसरी विधि अपन ने पढ़ी थी मुकुलन। मुकुलन में और इसमें दोनों में अंतर क्या है कि इसके अंदर तो जो विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन होगी, उसके द्वारा 2 समान कोशिकाओं का निर्माण होता है या 2 से अधिक कोशिकाएं बनती है। लेकिन इसके अंदर असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होती है कि या तो उसके शरीर के बाहर क्या बन जाती है, अतिवर्ती बन जाती है। उस अतिवर्ती क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे, जिसके द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो ये 2 विधियाँ अपन ने पहले पढ़ चुके थे। आज की जो नेक्स्ट विधि है, उस विधि के अंदर अपन बात करें तो वह है बीजाणुओं के द्वारा जनन। अब ये बीजाणु है मुख्यतः किसके अंदर बनते हैं, ये जो फंजाई जगत के सदस्य है, किसके अंदर, फंजाई जगत। फंजाई जगत यानी अपन कह सकते हैं कि इनको क्या कहेंगे, कवक भी कह सकते हैं। इस कवक जगत या फंजाई जगत के सदस्य कुछ शैवाल यानी साधारण पादप है, शैवाल है, जैसे हरे शैवाल है। हरे शैवाल अपन घरों में देख सकते हैं कि जहाँ पर पानी की मटकी भरी है, उसके कुछ लंबे समय तक अगर वो भरी है तो उसके पेंदे पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। उनको क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल कहा जाता है। तो फंजाई जगत के सदस्य शैवालों इत्यादि के अंदर इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब ये बीजाणु होते कैसे, ये बीजाणु 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं चल बीजाणु और दूसरे होते हैं अचल बीजाणु। अब दोनों में अंतर क्या है, चल और अचल बीजाणु में। ये बीजाणु क्या बनते हैं, इनके शरीर यानी केंद्र का विभाजन होकर के ऐसी संरचनाएं बनती हैं जिनको बीजाणु कहते हैं। अब ये चल बीजाणु कौन से होंगे, जिनके अंदर यानी जिन बीजाणुओं पर कसाबिका उपस्थित होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनको कसाबिका कहा जाता है। तो ये क्या होगा, ये चल बीजाणु, यानी जिनमें कसाबिकाएं उपस्थित होगी वो क्या होंगे, चल बीजाणु होंगे। और जिनमें ये कसाबिकाएं अनुपस्थित होती है वो क्या कहलाएंगे, अचल बीजाणु। तो मुख्यतः फंजाई जगत के सदस्यों कवक यानी कवक है, शैवाल है, इनके अंदर चल बीजाणु के द्वारा जनन होता है। एक आपके सामने उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। ये एक हरा शैवाल है। कैसा है, एक हरा शैवाल है, ठीक है। इस क्लेमाइडोमोनास की आप जो संरचना देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। ये जब इसका भित्ति टूटती है तो टूटने से ये बीजाणु बाहर मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर ये प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर के नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। तो इसमें अपन ने पढ़ा है कि क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन। चल बीजाणु क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, कसाबिका है। ये क्या है, कसाबिका। तो इन कसाबिकाओं के द्वारा ये क्या कर सकते हैं, जल में तैर सकते हैं, तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, चल बीजाणु कहा जाता है। तो इन क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये जो बीजाणु है अनुकूल स्थितियां आने पर या जहाँ पर इनको स्थितियां अनुकूल मिलती है, वातावरण अनुकूल मिलता है, उस स्थान पर ये अंकुरित होकर के और नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार के कुछ फंजाई है, अन्य शैवाल है, उनमें भी ये संरचनाएं उपस्थित हो सकती है। तो तीसरी विधि बीजाणुओं के द्वारा जनन हो जाएगा। चौथी विधि है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया क्या होती है, जो फंजाई जगत के सदस्य हैं, इनमें ही इनका निर्माण होता है। यानी कवकों के, जैसे उदाहरण के अंदर आप देख रहे हैं कि पेनिसिलियम ये एक कवक या फंजाई जगत का सदस्य है। किसका है, कवक या फंजाई जगत का सदस्य। आपने सुना होगा एक पेनिसिलिन औषधि है जो कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होती है, जो कि पहले एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन है।
वो किससे तैयार की गई थी? इसी पेनिसिलियम कवक से तैयार की गई थी। इस पेनिसिलियम के शरीर के ऊपर छोटे छोटे एचल बीजाणु बनते हैं, इनको क्या कहा जाएगा? कोनिडिया कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये संरचनाएं जो बनी हैं इनको क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया अंकुरित होकर के क्या करेंगे? नए पेनिसिलियम का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन किसका उदाहरण दे रखा है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक क्या है? फंजाई या कवक जगत का सदस्य है। पांचवी विधि आप देख रहे हैं जेम्यूल। जेम्यूल के द्वारा अलैंगिक जनन। जेम्यूल के द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किसके अंदर होता है? जंतु। जंतु कौन से हैं? सरल प्रकार के जंतु। सरल प्रकार के जंतु का नाम क्या है? स्पंज। इसका नाम क्या है? स्पंज। इस स्पंज की अगर वास्तविक आप देख रहे हैं कि ये तो अभी इसकी क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान है, लेकिन इसकी वास्तविक जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इस टाइप के ये पेनिसिलियम होते हैं। ठीक है। इन पेनिसिलियम में स्पंज होते हैं। इन स्पंज के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो ये अपने चारों ओर क्या कर लेता है? एक आवरण का निर्माण कर लेता है। आवरण का निर्माण करने के बाद में इसके शरीर के भीतर ही भीतर कोशिकाओं में वृद्धि होती है और वृद्धि होने के फलस्वरूप यानी छोटी छोटी तंतुओं जैसी संरचनाएं बन जाती है। उन तंतु जैसी संरचनाओं क्या कहा जाता है? जेम्यूल कहा जाता है। ये जेम्यूल अनुकूल स्थितियां आने पर क्या हो जाएगी? इसकी बाहर की भित्ति टूट जाएगी और टूटने से ये जेम्यूल अंकुरित होकर के नए स्पंज का निर्माण कर लेते। एक अपन ने पढ़ा था मुकुलन, वो मुकुलन भी है और ये इसके अंदर भी क्या हो रही है? प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इसके शरीर के भीतर छोटी छोटी कोशिकाएं वृद्धि करती है, तंतुओं के निर्माण में वृद्धि करती है, फिर अंकुरित होकर के नए स्पंज का निर्माण करती है। इसको अपन कह सकते हैं अंतः मुकुलन भी कह सकते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? अंतः मुकुलन। अंतः मुकुलन क्यों? क्योंकि इसके शरीर के भीतर की साइड में ही क्या करती है? अतिवृद्धि होती है और जैसी स्थितियां अनुकूल आएगी तो ये अतिवृद्धि यानी जो जेम्यूल बने हैं ये जेम्यूल क्या करते हैं? अंकुरित होकर के और नए स्पंज का निर्माण कर लेते हैं। और वो पहले वाला जो पढ़ा था उसको अपन क्या कह सकते हैं? बहिमुकुलन भी कह सकते हैं। बहिमुकुलन का मतलब वो अपन ने उदाहरण में पढ़ा हाइड्रा, यीस्ट, उनके शरीर के बाहर की ओर क्या बनती है? अतिवृद्धि बनती है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? बहिमुकुलन। ये आपकी पुस्तक में नहीं दे रखा है लेकिन कई बार पूछा जा सकता है इनके कि अंतः मुकुलन का उदाहरण दीजिए, या अंतः मुकुलन का उदाहरण जैसे कंपटीशन एग्जाम है तो उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतः मुकुलन का उदाहरण है, ऑप्शन आगे उसके अंदर हाइड्रा, यीस्ट, स्पंज, उपयुक्त सभी, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? स्पंज उत्तर होगा, क्योंकि स्पंज के अंदर अंतः मुकुलन होता है। और बहिमुकुलन निम्न में से होता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन आ गए उसके अंदर स्पंज, हाइड्रा, यीस्ट, वैसे दोनों, तो यीस्ट और हाइड्रा दोनों के अंदर क्या होता है? बहिमुकुलन यानी उनके शरीर के बाहर अतिवृद्धि होती है और वो अतिवृद्धि क्या कहलाएगी? मुकुलन कहलाती है। और वो मुकुलन क्या करता है? प्रारंभ में तो उनके शरीर के साथ में जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही परिपक्व होता है तो उनसे पृथक हो जाता है, यानी जैसी स्थितियाँ अनुकूल आएगी तो उनसे पृथक होकर के और नए जीव का निर्माण, नई संतति पादप का निर्माण कर लेते। तो इस प्रकार से ये स्पंजों के अंदर क्या हो गया? अंतःमुकुलन, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? जेम्यूल के द्वारा जनन। तो ये तो हो गई 5 विधि। छठी विधि है अलैंगिक जनन की है, वो है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। छठी विधि के बारे में बात करते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि पादप के जो कायिक भाग है वो क्या करते हैं? जनन में भाग लेते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। छठा जो विधि है वो है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है कि बीज के अतिरिक्त, यानी पादप का जो बीज है
उसके अतिरिक्त पादप के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा अगर नई संतति का निर्माण होता है तो उसको क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्ध या कायिक जनन। एक इसके अंदर टर्म काम में लिया जाता है, प्रवर्ध काम में लिया जाता है। जनन की जगह ज़्यादातर क्या काम में लिया जाता है, प्रवर्ध, प्रोपेग्यूल काम में लिया जाता है। ये याद रखना आपको। प्रवर्ध क्या होता है कि पादप का वह भाग जो कि कायिक जनन के लिए काम में लिया जाता है, उस भाग को क्या कहेंगे, प्रवर्ध कहेंगे। जैसे तना, जड़, पत्ती, इनको जनन के लिए काम में लेते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, प्रवर्ध कहा जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि ये प्रवर्ध यानी तने के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तो तने के द्वारा क्या होगा कि रूपांतरित तने होते हैं, वो क्या करते हैं, नए संतति पादप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आलू, उदाहरण है आलू, अदरक। आलू में किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा। ये याद रखना आपको। आलू में कायिक जनन है, आलू एक तना है, रूपांतरित तना है, इसके अंदर कंद द्वारा क्या होता है, कायिक जनन होता है। कैसे होता है कि आपने देखा होगा कि आलू के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे जैसी या छोटे छोटे गड्ढे जैसी संरचनाएं पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, आँख कहा जाता है, आई कहा जाता है। ये आँख वाला भाग है, नमी प्राप्त करके, पोषण प्राप्त करके और क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित होकर किसका निर्माण कर लेता है, कलिका का निर्माण कर लेता है। और इस कलिका वाले भाग को अगर काट करके और भूमि के अंदर, जमीन के अंदर स्थापित कर दिया जाए तो उससे क्या बन जाएगा, आलू के नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसका आप कह सकते हैं कि ये क्या लिया अपन ने, एक तने का भाग लिया यानी प्रवर्ध लिया, और उस प्रवर्ध से क्या बन गया, आलू का नए पौधे का निर्माण हो गया। तो ये कौन सा हो गया, कायिक जनन। किसके द्वारा, तने के द्वारा। कैसा तना, रूपांतरित तना। इसी प्रकार अदरक भी रूपांतरित तने का उदाहरण है, परकंद द्वारा। अब इसमें परकंद ये याद रखना है, कंद अलग है, परकंद अलग है। परकंद क्या होगी कि इसके अंदर जो पर्वत संधि यानी तने वाले भाग होते हैं, उसके ऊपर संधि और पर्वत संधि पाई जाती है। तो उस पर्वत संधि वाले भाग से किसका निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है, यानी इसमें कलिका बनेगी। और उस कलिका वाले भाग से किसका निर्माण होगी, अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक का मूल, अब का मतलब क्या होता है, अन्य स्थान से। अब का मतलब क्या होता है, अन्य स्थान से जो मूल निकलती है उसको क्या कहा जाता है, अपस्थानिक। वैसे जब बीज से नए पादप बनता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है मूलांकुर, एक प्रांकुर। तो मूलांकुर वाला बीज का भाग है, वो मूल का निर्माण करता है, वो तो वास्तविक मूल होती है। लेकिन ये उसके अलावा किसी पादप के अन्य भाग से अगर मूल निकलती है तो उसको क्या कहा जाएगा, अपस्थानिक। तो यहाँ पर पर्वत संधि वाले भाग से कलिका और अपस्थानिक मूल बनती है। ये किसके अंदर, यानी जिसके अंदर पर्वत संध्या पाई जाएगी वो क्या होगी, रूपांतरित तना। कैसा तना होगा, परकंद। उदाहरण क्या हो जाएगा उसका, अदरक। इसी प्रकार आपने प्याज काम में लेते हो, लहसुन है, ये भी है। ये किसके उदाहरण है, सलक कंद के उदाहरण है। ये रूपांतरित तना है किसका, सलक कंद। यानी प्याज है, प्याज के छोटे छोटे जो छिलके उतरते हैं उनको क्या कहा जाता है, सलक कंद कहा जाता है। तो कंद का मतलब वो क्या होता है कि जो कि पोषण प्राप्त करके और भोजन को संग्रहित कर लेता है, उनको क्या कहा जाता है, कंद। और वो किस रूप में संग्रहित करता है, सलक के रूप में, यानी छोटे छोटे स्केल के रूप में करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सलक कंद कहा जाता है। वो भी प्याज और लहसुन भी क्या है, रूपांतरित तने के उदाहरण है। इसके अलावा आप उदाहरण पढ़ा होगा, दूब घास। दूब घास है, इसमें भी तने के द्वारा जनन होता है। और ये कैसी है, भू स्तारी। किसका उदाहरण है ये, भू स्तारी का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना है। अंतः भू स्तारी, अंतः भू स्तारी, ये भी उदाहरण याद रखना है। पुदीना, पुदीना इसका उदाहरण। यानी इसका तना तो क्या होगा,
भूविस्तारी का उदाहरण है। इसका तना तो भूमि की ऊपरी सतह पर होता है, जहाँ पर पूर्व अपूर्व संधियाँ होते हैं उससे क्या बन जाएगी, नए तने का निर्माण हो जाएगा। और पुदीना के अंदर क्या होता है कि जो तना है भूमि के अंदर ही वृद्धि करता है, और जहाँ पर उसमें पूर्व संधि होगी उस भाग से क्या बन जाएगी, नए तने का निर्माण हो जाता है। एक उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पर भूविस्तारी का, इम्पोर्टेंट है उदाहरण है वाटर हाइसिंथ। ये भी एक रूपांतरित तना है, ये जलीय पादपों के अंदर होता है। इनका तना क्या होगा कि ये जैसे आप देख रहे हैं तना है, ये जल के अंदर स्थित होता है, और जल के अंदर जहाँ पर पूर्व संधि वाला भाग होता है उससे नई शाखा का निर्माण, तने का निर्माण हो जाता है, और उससे नए पादप का निर्माण होता है। तो वो उदाहरण क्या हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ भूविस्तारिका द्वारा। ये भूविस्तारिका है और ये भूविस्तारी, दोनों में अंतर है। फिर है जड़ द्वारा जन्म। जो कुछ काष्ठीय पादप जैसे नीम है, चमेली है, इनके अंदर क्या होता है कि एक भाग पर जहाँ पर जड़ वाला भाग है उस भाग से छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है। उस भाग को अगर काट करके पृथक करके और दूसरी जगह स्थापित किया जाए तो वहाँ से क्या बन जाएगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये जड़ द्वारा। इसी प्रकार जैसे चमेली वगैरह है, चमेली वगैरह में भी इसी तरीके से यानी उनके जड़ वाले भाग के द्वारा नए चमेली के पादप का निर्माण हो जाता है। फिर उदाहरण है पत्तियों द्वारा जनन, यानी पादपों की पत्तियां वाला भाग है वो भी क्या करती है, जनन में काम में लेती है। जैसे उदाहरण है पत्थर चटा या ब्रायोफिलम बोलते हैं। ये पत्थर चटा या ब्रायोफिलम की पत्ती है, उस पत्ती के किनारे वाले भाग है यानी ये कॉर्नर वाले भाग है, इस कॉर्नर वाले भाग से अपस्थानिक कलिकाएं बनती है जिसको पत्र कलिकाएं कहते हैं। यानी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर वाले भाग है, इनसे अपस्थानिक कलिका। वैसे कलिका कहाँ पर बनती है, पुष्प वाले भाग, यानी पुष्प वाले भाग का मतलब यानी कहाँ पर बनेगी, ये तना है और यहाँ पर ये क्या लगी है, पत्ती लगी हुई है। ठीक है, इनके दोनों के बीच का वाला भाग अक्ष या कक्ष कहते हैं। इस भाग से पुष्प का निर्माण होता है, उस यानी प्रारंभिक भाग हो उसको कलिका कहेंगे। ये तो होगी वास्तविक, लेकिन किसी अन्य स्थान से अगर कलिका बनती तो उसको क्या कहा जाएगा, अपस्थानिक। अप का मतलब अन्य स्थान से, अन्य स्थान के से पत्ती के किनारे वाले भाग से इस कलिका का निर्माण होता है तो अपस्थानिक कलिका कहलाएगी। किसका उदाहरण है ये, पत्थर चट्टा में पत्र कलिका या अपस्थानिक कलिका के द्वारा कायिक जनन। ठीक है, फिर इसी के अंदर डी आता है जन्नांगों के द्वारा। जन्नांग यानी पादपों के अंदर मुख्यतः जो जन्नांग होते हैं वो कौन से होते हैं, पुष्प वाले भाग होते हैं। जन्नांग यानी डी सी हो गया, डी हुआ जन्नांगों द्वारा कायिक जनन, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पादपों के अंदर कौन सा होता है, पुष्प वाला भाग होता है। पुष्प वाले भाग के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं जो कि जनन में भाग लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे अगेव है, अगेव एक पादप का नाम है। इस पादप में क्या होते हैं कि जो पुष्प कलिका है उस स्थान पर किसका निर्माण होता है, पत्र पर कलिका का निर्माण हो जाता है। ये पत्र पर कलिका है वो प्रारंभ में तो पादप के साथ में संलग्नित रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिपक्व होते हैं तो उससे पृथक होकर भूमि पर गिर जाते हैं और वहाँ पर गिर करके वो क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती है। और अंकुरित होकर क्या करते हैं, नए पादप का निर्माण करती है, जो क्या है, जन्नांगों द्वारा कायिक जनन का उदाहरण है। तो यही भी याद रखना। तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो है पत्तियों के द्वारा कायिक जनन का, और दूसरा है तने के द्वारा कायिक जनन का उदाहरण। ठीक है, तो ये कायिक जनन की जो विधियाँ और अलैंगिक जनन की विधियाँ और अलैंगिक जनन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन जो वीडियो में चर्चा करेंगे वो होगी अपन की लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दोनों में पढ़ेंगे अपन, पादप और जंतुओं में। ठीक है, तो अपन का नेक्स्ट ये होगा। ओके।